सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आज हम देश की राजनीति पर बात करेंगे। दोस्तों, जब मैं आपके लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ तो विधानसभा स्पीकर को बिहार से हटा दिया गया है, यानी कि वो जो वोटिंग हुई है उसमें बिल्कुल विधानसभा स्पीकर को हटा दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही है कि 125 वोट जो है वो जो नीतीश कुमार और बीजेपी का अलायंस है उसको मिले हैं, और जो तेजस्वी यादव की पार्टी या उनका अलायंस है उसकी वोट जो है वो स्पीकर के जो बचाने के लिए उन्होंने किया तो वो 112 वोट रहे, यानी 114 या 15 माने जा रहे थे, उनमें से 3 गायब रहे। जो 3 बल्कि 2 या 3 सदन के अंदर ही नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जाकर या उनके गठबंधन के साथ जाकर बैठ गए। नीतीश कुमार के भी लोग गायब रहे, यानी 128 वोट उनके माने जा रहे थे मगर 125 वोट ही पड़े, जिससे कि स्पीकर को हटा दिया गया। मेरा मुद्दा ये नहीं होता कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी मैं काउंटिंग करूं, गिनती करूं, बल्कि मेरे प्रोग्राम का जो असल मकसद होता है वो होता है भविष्य में किस तरह की इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे और साइकोलॉजी क्या कहेगी। इससे पहले मैं एक जो तेजस्वी यादव ने 2 शब्द कहे हैं उस पर आता हूं और फिर एनालाइज करते हैं कि क्या जो हुआ है या बिहार में जो हो रहा है, नीतीश कुमार अल्टा पल्टी उनकी चलती रहती है, 9वीं बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मेरे ख्याल से ये एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में क्या सिद्धांत है, क्या भारतीय राजनीति की वैल्यूज़ हैं, इससे बिल्कुल नीतीश कुमार के इधर उधर भागने से पता चीज़ चलता है कि बिल्कुल अपोजिट। और अपोजिट के अलावा भी इस पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि नीतीश कुमार ने कभी भी आर्थिक मुद्दों को लेकर पलटी नहीं मारी है। भारतीय राजनीति में जैसे दुनिया में 2 या 3 पार्टियां किसी भी देश के अंदर होती हैं, वो पार्टियां अपने वोटर्स के पास जाती हैं तो उनके असल मुद्दे क्या होते हैं और भारतीय राजनीति के मुद्दे क्या हैं, ये इससे भारत का भविष्य जो है वो तय हो रहा है और भारत उस तरफ बढ़ रहा है। इस पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव के उन शब्दों पर पहले आ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे बाप के जैसे हैं, यानी वो राजा दशरथ जैसे हैं मेरे लिए, और मैं राम हूँ, मुझे वनवास को भेज दिया है। तो यहाँ पर एक तरह से जो विचार और विचारों की भिन्नता है वो तेजस्वी यादव के बयान में दिखाई दी कि देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम सनातन के भाइयों को देखें तो राजा दशरथ भी जो है वो आदरणीय हैं और सम्माननीय हैं, उनके खिलाफ इस तरह के कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। राम को वनवास भेजने पर दशरथ से शिकायत हो, ये भी मेरे ख्याल से अभी तक भारतीय मतलब माइथोलॉजी या पॉलिटिकल सिचुएशन में कभी बोला नहीं गया है। बहरहाल जो तेजस्वी यादव है लड़का, वो उसमें कुछ काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है, जिसका एक विज़न नज़र आता है, जिसने इसके ज़रिए बहुत कुछ देश की राजनीति को टारगेट करके ही अपनी बात कही है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मुझे शिकायत नहीं है राजा दशरथ से, यानी मेरे पिता से मुझे जो है वो कोई शिकायत नहीं है, वनवास के लिए भेजा है, मगर मैं इससे खुश हूँ कि मैं तो जनता में जाके जनता की सेवा करूँगा, उनके लिए लड़ूंगा। और नीतीश कुमार जब हमारे पास आए थे तो वो खुद आए थे और खुद आकर उन्होंने कहा था कि मैं इसको रोकना चाहता हूँ कि देश की डेमोक्रेसी ख़तरे में है और हम सबको 2024 तक जो है बिल्कुल एक रहना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में जो है हमें वाज़ेह तौर पर जो है एक लड़ाई लड़नी है देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करके। तो यहाँ पर जो क्लोज लाइन, एक तरह से मेरी नज़र में जो क्लोज लाइन उन्होंने कही है, ठीक है, आप तो चले गए हैं, जिन्हें रोकने आए थे उन्हीं की सत्ता को मजबूत करने, मगर दशरथ जो न कर सका राम उसे करेगा, और हम अकेले ही देश की राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करके मोदी को रोकने का काम करेंगे।
तो मोदी को रोकने का काम करेंगे, मोदी जी रुकेंगे नहीं रुकेंगे, इस पर भी हम एक सरसरी नज़र आज डाल लेते हैं मेरे नज़रिए में। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम हिंदी बेल्ट, माफ़ करना मैं काओ बेल्ट नहीं कहूँगा, या जैसे कुछ लोग बोलते हैं गोबर पट्टी, में तो गोबर पट्टी भी नहीं कहूँगा। बहरहाल सभी ऐसे इलाकों में हमारे भाई रहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं वो गोबर पट्टी के लोग हैं या काओ बेल्ट के लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा ये बात। मगर फिर हम आ जाते हैं हिंदी बेल्ट पे। तो हिंदी बेल्ट में इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और जो थोड़े बहुत समर्थक थे या इधर उधर स्वैपिंग वाले लोग थे, उनके बीच में एक ज़बरदस्त जो धार्मिक भावना है वो उरूज पर है, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गदगद भी है, मगर जब वो नज़र डालते हैं कि दूसरे हिस्सों में देश के वो क्या सिचुएशन है, तो साउथ के हिस्सों में जब हम नज़र डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक काफ़ी बड़ी सीटों को अगर हम जहन में रखते हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ना कोई फुटप्रिंट है, ना कोई अलाई फ़िलहाल नज़र आता है। अलग बात है कि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की कोई मजबूरी रही होगी, हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह की कोई और मजबूरी जो है वो साउथ में भी किसी मुख्यमंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकती है। तो ये क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं हिंदी बेल्ट में अगर ये मानूं कि पिछली लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस धार्मिक उरूज के ज़रिए वोट मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी कोई भी एक इतना ताकतवर इंसान हो जाता है या ताकतवर बादशाह हो जाता है या ताकतवर अधिकारी हो जाता है, जिसके सामने उसके मुखालिफिन यानी उसके विरोधी लोग बोल नहीं पाते, इच्छाओं को भी जाहिर नहीं कर पाते, मगर वो किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं। मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ इसमें कोई सर्वे शामिल नहीं है, इसमें कोई मैंने वोटिंग काउंट की है ऐसा भी नहीं है, मैंने लोकसभा सीटों की गिनतियाँ आपको बताऊँ, ये सब जो है सर्वे वालों का काम है, वो करते रहते हैं। सर्वे फेल भी होते रहते हैं, हमारे भी फेल हुए होंगे। तो सर्वे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एक साइकोलॉजी की, मानसिकता की बात कर रहा हूँ। और जो घटनाएँ घटी हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है उसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि जो कुछ बिहार में हुआ वो सिर्फ जो है नीतीश कुमार की नाराज़गी, नीतीश कुमार के बड़े बड़े दावे, पूरे देश की पार्टियों को इकट्ठा करके बिना किसी वजह के एकदम भाग जाना, तो ये वो मेरी पुरानी जो अभी मैंने बातें कही हैं पीछे, उन पर नज़र डालिएगा। क्योंकि कभी कभी कोई इतना ताकतवर होता है कि उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं, हालात होते हैं। मगर कभी कभी एक बार ऐसे हालात मैंने बहुत बार देखे हैं ज़िंदगी में। मैं सब्जेक्ट तो नहीं बताऊंगा किन किन मायनों में देखे हैं, कहाँ कहाँ देखे हैं और उनका असर क्या हुआ है, मगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि जब एक सेकंड पहले तक दबदबा कायम होता है, सूरत हाल कायम होती है और ताकत दिखाई देती है, खौफ बादस्तूर होता है, और विद इन ए सेकेंड एक बाल के बराबर जो एक दीवार होती है वो जब पार होती है तो इस कदर नफ़रत सामने निकल के आती है जो दबी होती है। और बीरबल की वो खिचड़ी जो बांस के ऊपर पकाई जाती है और नीचे आग जलाई जाती है, जब कहते हैं ये कभी नहीं पक सकती, वो धीरे धीरे ऐसी सुलग रही होती है, उबल रही होती है, और कभी कभी बीरबल की वो खिचड़ी भी ख़तरनाक तरीके से पक जाती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ अपनी समझ के हिसाब से, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, पर मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह लाडली बहना को एक योजना को लाकर प्रमोट किया और अपने सामाजिक ताने पाने में शिवराज सिंह की जो पकड़ मौजूद है मध्य प्रदेश के अंदर, उसे अगर आप नकारते हैं और सिर्फ आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी की जो है वो पॉपुलैरिटी की वजह से वहाँ पर 8 या 9% सीधे जो है वोट परसेंट उछाल लेकर आगे आ गया और इतनी बड़ी जो है जीत हासिल कर ली, तो ये गलत है।
मेरे आकलन में मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान की अपनी मेहनत और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी करके अपने आप को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि उनको ये हिंट होता है कि उनको नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद भी एक बेहतर परफॉर्म करके बेहतर रिजल्ट कर देने की कोशिश करते हैं, मगर उनको किनारे कर दिया जाता है। आपके लिए कोई पूर्ण वफादारी के साथ कोई बड़ी मेहनत करता है और उसके बाद उसको आप धुतकार कर किनारे कर देते हैं, और फिर कभी मौका आता है ऐसा जब उसकी भी आपको ज़रूरत हो, तो ऐसे मौके पे वो आपका साथ देगा, आपको खीर खिलाएगा और आपकी ग़ुलामी तस्लीम करेगा, ये मुमकिन नहीं। मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी शिवराज सिंह चौहान के चलते, भले ही जाहिर ना हो, पर बीजेपी उतनी सीट नहीं ला पाएगी जितनी वो पिछली विधानसभा में लाई थी। ये हिंदी बेल्ट का बड़ा स्टेट का सीटें कम होने की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए क्लीन स्वीप मारा, इक्का दुक्का सीट कभी कांग्रेस पर गई होगी। ये जो कांग्रेस जो इस वक्त जो भी परफॉर्म हुआ है, जो भी नेक टू नेक था, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी और वो स्टेट में हमेशा उस स्टेट में सरकारें बदल दी जाती हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को जिस तरह उसके साथ व्यवहार किया गया और किया जा रहा है, उसके बाद वसुंधरा भी लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करेगी और फिर से अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने में अपना सहयोग ज़रूर देगी। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। वो मुंह से जाए जो भी कहे, मगर जिसको ज़ख्म लगता है वो कभी जो है उसको भूल नहीं पाता, इतनी आसानी से उस ज़ख्म को किनारे नहीं कर देता कि कोई मुझे ज़ख्म दे के जाए और मैं फिर भी उसको जो है वो उसके उसी के लिए मरहम और दवाई का इंतज़ाम करता रहूं। ये मुमकिन नहीं होता। यानी हिंदी बेल्ट में 2 स्टेट की सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है। तीसरे स्टेट की बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह योगी जी अपना काम तो ज़रूर कर रहे हैं, मगर योगी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उनके अगले चुनाव में कोई राह हमवार होगी तो ये तो क्लियर है कि मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो उसके लिए तो उनके पास कोई जगह है नहीं। मगर वो मुख्यमंत्री भी अगली बार होंगे कि नहीं होंगे, शायद ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। मगर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से वो योगी जी और मोदी जी दोनों को ही पूर्ण सपोर्ट करती है। मेरे ख्याल से जो सीटें हैं वो मैक्सिमम यूपी से मिलेंगी, मगर यूपी की जो सीटें हैं वो अगर बेसिकली मायावती समाजवादी और कांग्रेस ही, मैं कहूँगा कि अगर ये कोई रणनीति के साथ कोई काम करते हैं तो फिर ज़रूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ, क्योंकि जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं उससे ज़्यादा बढ़ने का तो खैर कोई सवाल नहीं उठता, उससे कितनी कम होंगी ये देखना पड़ेगा। तो कोई मेजर चमत्कार हो जाएगा इस लोकसभा चुनाव में। मेरे ख्याल से ये सिर्फ मीडियाबाजी और हवाबाजी तो हो सकती है, यानी चारों तरफ से मुझे कुछ न कुछ सीटें नज़र आ रही हैं कम होते हुए। कोई अलग से एक ऐसा स्टेट इसमें इस बार नहीं जुड़ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हो। यानी बंगाल की 40 सीटों में से 20 सीट या 25 सीट ले जाने की संभावना हो, वो बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं। 18 में से कुछ कम हो सकती हैं, आगे बढ़कर 18 से ज़्यादा बंगाल में सीटें आ जाएं, ऐसी ज़मीन पर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है। ये अलग बात है, क्योंकि जो हम ये कहें कि इंडिया इकट्ठा हो रहा है, इंडिया इकट्ठा होने के बाद जो है वो उनके आपस में जुड़े रहने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए शायद जो है नीतीश कुमार चुपके से निकल लिए हैं, वो सिचुएशन जानते हैं। अब यहाँ कांग्रेस को ईगोइस्टिक अगर बताने की कोशिश की जाए तो इसमें हमें नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बना चुकी है, आंध्रा में कुछ ना कुछ जैसी थी वैसी रहेगी, कर्नाटका में गेन करने की पूरी तरह संभावना है, केरला में है, साउथ में जो है
दूसरी पार्टियां इनके साथ अलाई करने के लिए तैयार हैं और ख़ुद भी पूरे साउथ में कांग्रेस एक बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं कि यहाँ कोई रिवाइज होने वाला है, यहाँ कोई बहुत चमत्कार होने वाला है, ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा, मगर कुछ ना कुछ बीजेपी की सीटें कम होती हुई मुझे साइकोलॉजिकल अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ सीटें कम होंगी। हरियाणा में भी सीटें जो हैं वो कम होने की संभावना है। अकालियों के साथ गठबंधन नहीं हुआ है तो पंजाब में से गेन कर लेंगे, ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी से छीन चुका है, हालांकि बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ नहीं हैं, मगर ऑलरेडी कांग्रेस के पास मौजूद है और ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आती। तो कोई चमत्कार हो जाएगा कि पिछली बार जितनी सीटें थीं इस बार 407 आ जाएंगी या 377 आ जाएंगी या 70 आ जाएंगी, ये अफसाने हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। और साइकोलॉजिकल वारफेयर में ऐसा लगने लगा है लोगों को, ये एक एग्जाम्पल आपको दे के चलता हूँ, एक साइकोलॉजिकल और मीडियाबाजी का असर कितना होता है। साइकोलॉजी और मीडियाबाजी का जो माइंड कैप्चरिंग है वो किस तरह से काम करता है। मैं हमेशा अकेला ऐसा इंसान था जो आपको ये कहता था कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के ताकत के और उनके फाइनेंस के और उनके इक्विपमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, ये एक ड्रामा है जिसको मीडियाबाजी से हवा बना रखा है, क्योंकि ये किसी का एक गोल है और उस गोल को दुनिया पे मनवा रखा है कि सुपर पावर है। मात्र एक छोटे से टुकड़े जो ऑलरेडी इजराइल के ही अधीन अभी तक है, वो उन्हीं के कंट्रोल में है। बिजली, पानी, सब चीज़ों की सप्लाई वहीं से जाती रही है और वहीं पर एक तैयारी हुई, वहीं पर उनकी मोसाद के और मतलब सिनबेट के कितने अफसाने गाए गए, बड़ी ज़बरदस्त एजेंसी है जी। मैं आपको कहता था ये कुछ भी नहीं है, कद्दू है। आज 125 दिन, 125 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, जिन्हें कहते थे कि 6 दिन में 6 देशों को हराने वाली ताकत इजराइल है। वो इतनी बड़ी सुपर पावर है कि अमेरिका अगर थोड़ा सा भी अपने गद्दी से हिला तो इजराइल पूरी दुनिया की सुपर पावर हो जाएगा। वो बेसिकली जैसे मैं वो शब्द अपने लिए तो नहीं बोल सकता गोबर वाला, पर उसके लिए बोल सकता हूँ कभी कभी जो गाय भैंस गोबर करती है वो काफ़ी ऊंचा होता है और वो धीरे धीरे सड़ के सूख जाता है और वो इतना हल्का होता है कि अगर कोई दूसरा देखे तो उसको लगेगा बहुत भारी भरकम है, उसकी तारीफ़ करेगा, और आप उसको गोबर को उठा के देखेंगे तो वो बहुत लाइट वेट होता है, जैसे हवा में उड़ जाए। वही इजराइल था जो आपके सामने है। इस पर हम अलग से प्रोग्राम करते हैं जो हमें देखते हैं इजराइल पर और डिप्लोमेसी पर, वो भी हमारे साथ बने रहें। अभी हम बताएंगे कि वो समझौता क्या हुआ है और कब ये लागू होने वाला है। और अब इजराइल मुकम्मल तौर पर ये सही है कि वो जेनोसाइड कर रहा है, ये अलग मुद्दा है, इस पर अगले एपिसोड में आपको ज़रूर हम बात करेंगे। फ़िलहाल यही रहते हैं जो भारतीय राजनीति है। तो भारतीय राजनीति में साइकोलॉजिकल वारफेयर के ज़रिए ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मुझे अगली बार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जब वो लोग जो सताए गए हैं अगर उनको मौका मिला तो कोई ना कोई खेल होने की संभावना है। अब देखना यह है कि क्या कंट्रोल सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, अपनी पीड़ा बयान कर नहीं पाएगा, अपनी तकलीफ़ों को जाहिर तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, या वक्त आने पर सबक सिखाएगा। फिलहाल इजाज़त, खुदा हाफिज़।